वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल में। ठीक है, आपको पता है सुबह हमने न्यूज़ एडिटोरियल डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन आर्टिकल एडिटोरियल और फ्रंट पेज से इंडियन एक्सप्रेस के। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आज हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक्सप्लेनेशन का जो पेज है इसको अलग से हम एक वीडियो में कवर करें 15 से 20 मिनट के अंडर में। ठीक है, विद द स्टैटिक, जो कि मेनली ओरिएंटेड होगा प्रीलिम ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल आपका मेंस ओरिएंटेड होता है और ये डिफरेंस आपको डिस्कशन में भी पता चल जाता है ना। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि आज जो 16 सितंबर है उसमें एक्सप्लेनेशन में 3 आर्टिकल्स आए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन मैटर्स के ऊपर है, जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं। कॉमन रिसोर्सेज मतलब जो कि आप, मैं, कोई और, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली या अननोन नोन सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई पब्लिक पार्क हो गया या वेटलैंड हो गया या कोई पब्लिक प्लेसेस पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, उस पे आर्टिकल है। तो अभी क्या है ये मुद्दा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल है फूड वर्सेस कार पे। इसमें क्या है, जैसे फॉस्फेरिक एसिड है, ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइज़र इंग्रेडिएंट का काम करता है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि अभी हमें आपको पता है कि 2030 तक जो है हमें पूरे ओवरऑल ग्लोब को ही जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं और इसीलिए हम काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इशू हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरीज बनाई जाती है ना, उसमें भी ये फॉस्फेरिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है, या जो ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। ठीक है, तो अब भाई बात ये आ गई, मुद्दा ये आ गया कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा एरिया है इंडिया का। ठीक है, अब हम, और सबसे बड़ी बात, इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ पे अब खाना या कार, इन दोनों के बीच में डायलेमास पैदा हो गया क्योंकि लैक ऑफ द सप्लाई की वजह से। और अभी रिसेंटली चाइना ने भी क्या किया, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से ये फॉस्फेरिक एसिड। ठीक है, ये जो फर्टिलाइज़र है, अब चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बना रहा है, उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट में से ये आता है। तो अब इशू है इसके सप्लाई का। तो उस पर एक आर्टिकल है, देख लेते हैं। और इंडिया में और कौन कौन से फर्टिलाइज़र क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे बेसिक एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे उसका। इसके अलावा एक थर्ड आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइफून यागी, जो है मेनली अभी सदर्न एशियंस के इसमें आया हुआ है। ठीक है, थाईलैंड वगैरह में बहुत ज़्यादा, थाईलैंड वियतनाम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इसने बारिश करके। तो याकी बहुत ही माना जा रहा है अभी तक का। ठीक है, अभी तक का सबसे ज़्यादा, यानी 1954, 2014 और 2021। 1954 में पमेला करके एक साइक्लोन था, रामासुम करके 2014 में एक साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। और ऐसे राई करके 2021 में एक साइक्लोन था साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन में। तो उसमें अब जो है यागी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट साइक्लोन के नाम पे उभर के आ रहा है। क्या है एक बार देख लेते हैं। और आपको पता होगा कि अभी लास्ट 2 साल पहले 2022 के आसपास यूपीएससी ने ये पूछा कि हम जो साइक्लोन के लिए कोड यूज़ करते हैं आईएमडी के द्वारा, वो कोड कौन कौन से हैं। जैसे येलो होता है, ऑरेंज होता है ना, उसके बारे में। तो और इसके अलावा ये भी पूछा गया इससे पहले, काफ़ी साल पहले, पुराना अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 2005 के आसपास ये पूछा गया था कि जो साइक्लोन में नेम अलग अलग कंट्रीज़ रखती हैं, कि कभी आपको पता होगा साउथ एशियन में जैसे बांग्लादेश का भी नाम रखता है, इंडिया का भी नाम रखता है, कभी वियतनाम ने रखा। तो ये नेम किस तरीके से रखा जाता है, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। आई होप आपके पास भी स्टैटिक नोट्स होंगे, तो प्लीज़ आप कवर करिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम आर्टिकल्स पढ़ के रह जाएं। ठीक है, आप ओवरऑल उसका जीएस भी कवर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 में। और आप प्लीज़ बताना कि हम इस तरीके से अलग से आर्टिकल डिस्कस करना सही रहेगा या फिर सुबह का जो न्यूज़ आता है एडिटोरियल के साथ ही कंबाइन कर लें। आप प्लीज़ बताइएगा। और इससे पहले आज एक एस्पिरेंट का जो है एक डाउट था, हमने जो 14 को आर्टिकल यूज़ किया था 39AA पे, दिल्ली के केस पे था ये। क्या है एक बार मैं वापस से बेसिक बता देती हूँ। 239 जो AA है आर्टिकल, ये क्या है, क्या कहता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आर्टिकल 239AA क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, ठीक है, 1949 में आधा बना था आपका 26 नवंबर को। ठीक है, फुली हमारा 1950 को बन के तैयार हुआ। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, उस समय ये आर्टिकल नहीं था। अब याद रखिएगा, कभी भी आर्टिकल के पीछे जब इस तरीके से कैपिटल वर्ड्स यूज़ हुए, दैट मीन्स वो अमेंडमेंट किया हुआ एक आर्टिकल है।
ठीक है। तो इसको अमेंडमेंट करके 239 ए को अमेंडमेंट करके इंडल्ज किया गया 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में, एज अ 69th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंडर में ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, पहली बात। और ये आर्टिकल बताता क्या है, ये आर्टिकल ये प्रोवाइड करवाता है कि दिल्ली को एज आ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ना कहते हुए नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी NCT का एक स्पेशल दर्जा देता है ये आर्टिकल। ठीक है, ठीक है भैया, दर्जा देता है। अब उस दर्जे से क्या, उस स्पेशल स्टेटस से क्या मिलेगा, उस स्पेशल स्टेटस से अब NCT नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, इसके पास खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, खुद के इसके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होंगे, जिसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव के पास खुद के पास पावर होगा खुद के लॉ बनाने का, जो कि एज अ स्टेट लिस्ट में एक नॉर्मल सा स्टेट जैसे राजस्थान MP के पास खुद का एक स्टेट लिस्ट होता है जिसके अंडर में उनके पास पावर्स होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया होता है कि भैया इन पावर पे स्टेट का अधिकार है, स्टेट ही प्रोमिनेंटली पावर में आके इन पे लॉ बना सकता है। तो वो सारे पावर्स, और इसके अलावा जो कॉन्करेंट में जिसमें स्टेट का भी पावर होता है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों का होता है राइट, लेकिन जो है डिपेंड करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ जो बनाने वाले हो या जो अमेंडमेंट करने वाले हो वो नेशनैलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है नो डाउट कॉन्करेंट में सेंटर का ज़्यादा डोमिनेंस होता है, लेकिन कई बार स्टेट के द्वारा बिल्स भी जो हैं एक्सेप्ट होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में। ठीक है, डिपेंड करता है वो मैटर किस पे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पावर्स जो हैं आर्टिकल 239A के अंडर में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए न्यूज़ में इसलिए था, आपको पता है कि अभी दिल्ली CM को जो है अरविंद केजरीवाल हैं, उनके अलावा उनके भी जो मिनिस्टर्स में मेन सिसोदिया, मिस्टर मनीष सिसोदिया जो हैं, उसके अलावा मिस्टर संजय हैं, इन्हें अरेस्ट कर दिया था एक्साइज पॉलिसी केस में। इसके अलावा PMLA के अंडर में ED ने भी और CBI ने भी। तो अभी परसों जो है हमने 14 को आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जुडिशरी के जजेस ने ये फटकार लगाई थी CBI को, बोलते हुए कि तुम जो है CBI, जब केस 2 साल पहले का था और जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं था एक्साइज पॉलिसी में, तो 2 साल बाद आके क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो आर्टिकल हमने ये डिस्कस किया था कि भैया जब CM एक वर्किंग CM, किसी भी स्टेट में वर्किंग CM का अरेस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि CM का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अगर कोई वर्किंग है तो इसे ईजिली ऑन वर्किंग में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CM को अरेस्ट किया गया, लेकिन एविडेंसेस इतने प्रूफ नहीं थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये लग रहा था कि क्या दिल्ली का सारा काम ऑटोमेटिकली विदाउट CM हो रहा था क्या। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं कि जो दिल्ली है वो पूरा स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी का स्टेटस रखता है। ठीक है, जो नॉर्मल एक स्टेट राजस्थान MP UP को मिले हुए राइट्स हैं वैसे ही यूनियन स्टेट्स को नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली को मिला हुआ है, वो किस के तहत मिला हुआ है, वो आर्टिकल 23AA के तहत मिला हुआ है। इसी वजह से इसके पास जो है नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली खुद की बनाने का राइट्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये खुद बनाते हैं, और इनके जो CM और इनकी खुद की पार्टी जो है वो इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट होती है। ठीक है, दिल्ली के बाकायदा इलेक्शंस भी होता है। ठीक है, ये 23AA है। इसके अलावा ये 23AA जो है ये क्या, अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से किया जब इसका अमेंडमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो 233A है दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देती है। किस किस को पावर देती है, अब जैसे दिल्ली में आपको पता है अब कोई स्टेट होता है तो स्टेट में CM होते हैं, इसके अलावा गवर्नर भी होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी में नॉर्मल अगर दिल्ली को छोड़ के कोई और यूनियन टेरिटरी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, इसके अलावा दमन दादर नागर हवेली है, ठीक है, ये भी आपके यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप है, इनमें क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स का काम चलता है। इसमें कोई CM नहीं होता, कोई गवर्नर नहीं होता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स यानी आपके जो IPS ऑफिसर्स हैं इनका चलता है, और ये किसको सीधा रिपोर्ट करते हैं, सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो दिल्ली है ये है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसके पास स्टेटस जो पावर है वो एज अ स्टेट के फॉर्म में है अंडर द 239AA के अंडर में। ठीक है, तो इसके पास CM है, खुद की असेंबली है दिल्ली के पास, और यहाँ पे गवर्नर नहीं है लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बोलते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं यहाँ पे जो LG का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है, चाहे दिल्ली की CM हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, इन 3 पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के किसी पे भी लॉ बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो पावर है वो सेंटर के पास है। दिल्ली की गवर्नमेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पे रूल्स या रेगुलेशन पास नहीं कर सकते हैं दिल्ली के केस में। ठीक है, अब बात आ जाती है अंडर 23 जो आर्टिकल है आपका 2399।
ठीक है, 239 AA। इसके अंडर में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके पास क्या पावर है भाई? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये क्या कर सकते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दिल्ली के, यानी जो अरविंद केजरीवाल थे उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल थी उनके एड एंड एडवाइस में सारे डिसीजंस का काम करते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें ऐसा है कि ये कोई मैकेनिकल तरह से काम नहीं करेंगे, इनका हर एक डिसीजंस मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जो है बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी प्लस इसका स्टेटस का भी, स्टेट के पास का जो पावर है वो भी थोड़ा बहुत इसके पास है। और आपका जो गवर्नर होता है, ऑलरेडी आपको पता होगा, स्टेट का गवर्नर के पास एक राइट्स होते हैं, उसके पास जो भी लॉज आते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए भी जो है पेंडिंग में रख सकता है सजेशंस के लिए। तो सेम यहाँ दिल्ली में भी है, जो कि काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। और अगर हम एग्जीक्यूटिव की पावर बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये खुद से अपने मन से कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, इन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से पूछना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी उसमें कुछ चेंज है, मैं बताऊंगी क्या, ठीक है। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव पावर क्या बोलता है कि भैया जो लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली की जो दिल्ली है उसके पास खुद के पास पावर है, खुद के पास पावर है किस चीज़ का, स्टेट सब्जेक्ट्स पे पावर्स जो लिस्टेड है। आपको पता है स्टेट्स के पास भी कुछ कुछ पावर्स होती हैं, जैसे पुलिस की पावर है, इसके अलावा जैसे लैंड का पावर है, इसके अलावा एजुकेशन का पावर है, इस तरीके से पावर्स बटीज होती हैं जो हमारे एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दिल्ली की केस में 3 चीज़ों को छोड़ के लेजिस्लेटिव सब पे पावर बना सकता है, सब पे काम कर सकता है। वो क्या है? पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अब क्या हुआ मुद्दा देखिए, 2023 में दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस बिल पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। ये किसने पास किया? ये एलजी के द्वारा पास किया गया था, लाया गया था। अब इसमें क्या इन्होंने अमेंडमेंट करा कि भैया जो एलजी है ना उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होना चाहिए पूरे दिल्ली का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एक्ट 1991 का। और सबसे बड़ी बात, इस ऑर्डिनेंस का एम ये था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली मोर पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस इन द नेशनल कैपिटल, ठीक है। और इसको दूसरी बात इन्होंने बोला कि इस जो अमेंडमेंट था इसका मेन मोटिव था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 239 जो हमने अभी डिस्कस किया उसको जो वेरीफाई किया उसको नल एंड अवॉइड करना। यानी जो ये ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 239 AA जो है, यानी जो दिल्ली है उसकी गवर्नमेंट को पावर देती है, इसको जो जस्टिफाई किया है उसको नल एंड अवॉइड करना है ना। ओवरऑल यहाँ पे एलजी को सुपीरियर बनाने के लिए ही जो है ये चीज़ लाई गई थी, एलजी को मोर पावर बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास किया गया था, सेंटर के द्वारा पास किया गया था इसको, ठीक है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, अंडर द पब्लिक ऑर्डर पे लाया गया, क्योंकि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर्स पे जो है यहाँ पे सेंटर का चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसी वजह से क्वेश्चन था, जहाँ पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैं दिल्ली के और सीएम है, इनके एड एंड एडवाइस पे काम करते थे। ऑल्दो ये रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को भी, ठीक है, जो भी स्टेट्स में होता है, लेकिन ये एड एंड एडवाइस, इनके एडवाइस के बिना ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए ना, तब से सारा पावर एलजी के अंडर में आ गया है। ऑल्दो यहाँ पे संजीव और जो मनीष सिसोदिया, उनसे पूछा गया था या उनके सीनियर लीडर से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल जी के पास जो फाइल्स आनी थी दिल्ली सीएम्स की, वो तो आई हैं, लेकिन मेजर कुछ चीज़ें रोकी गई हैं, ठीक है। इसी पे ही जो है वो आर्टिकल वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने जो डाउट पूछा है 23 AA आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ आप वापस मेंशन कीजिएगा, मैं वापस एक बार और बताऊंगी जो डाउट आपको नहीं आया है। नहीं तो आप इसको एक बार और आप आगे रिवर्स करके देख सकते हो। तो अब मेन आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ हमारा आर्टिकल था कॉमन मैटर्स पे। अभी क्या हुआ है ना, जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के अंडर में लास्ट मंथ में क्या हुआ है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया हुआ था ओवरऑल इंडिया से, ठीक है। उसमें डायलॉग में ये बात किया गया था कि हमें हमारे गवर्नेंस में ना, हमें पास जो कॉमन मैटर्स हैं, जैसे फॉरेस्ट है, कम्युनिटी लैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उन पे एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उस पर एक गवर्नेंस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो कॉमन गवर्नेंस किस किस पे लाया जाए एक बार देख लेते हैं। तो कॉमन रिवर्स का मतलब है यानी रिसोर्सेज जो
किसी किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये ग्रुप का नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, मेनली गवर्नमेंट इसमें होल कम्युनिटी के लिए काम करेगी, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लोकल पॉन्ड्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स हो गए, रिवर्स हो गया, स्केयर्ड साइट्स हो गया, ये सारा का सारा कॉमन में आता है। जैसे पार्क्स हो गया, लेक है ना, इसमें किसी पर्टिकुलर एक का जो है अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है। ठीक है, इसमें हम इनटेंजिबल को भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की लैंग्वेज हो गई, फोक आर्ट हो गया, लोकल कस्टम हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, रिसोर्सेज का शेयर करना हो गया, ये पर्टिकुलर एक का राइट्स तो नहीं है, ये सभी लोगों का राइट्स बनता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो ये कॉमन मैटर्स है। कैसे? जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, ये सारे ग्लोबल कॉमन्स है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो आर्कटिक है वो नॉर्वेडिक कंट्रीज जो है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या यूनाइटेड किंगडम्स, यही जो है इस पे अपना जो है सत्ता हासिल कर सकती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, है ना। इस पे तो सारे कंट्रीज़ का जो है कॉमन ओनरशिप है। ठीक है, और सेम ऐसे ही आउटर स्पेस पे भी अवेलेबल है, जैसे मून हो गया, प्लैनेटरी बॉडीज़ हो गई, ये सबके लिए कॉमन है। चाहे वो रशिया से रहने वाला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से रहने वाला हो, चाहे हम यहाँ इंडिया से रहने वाले हो, ये सारे अर्थ पे जो भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन है ये बॉडीज़। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन जो चीज़ें मैटर है उनमें गवर्नेंस लाना ही इस पूरे आर्टिकल में जो है डिस्कस किया गया, जो कि दिल्ली के मीटिंग्स में जो डायलॉग्स हुए थे उस पर फोकस किया गया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि इस डिजिटल एरा में हमें इस चीज़ को इस चीज़ पे काम करने के लिए हमें जो है सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसमें ताकि एंटायर कम्युनिटी को फोकस कर सके, एंटायर कम्युनिटी उसको प्रिजर्व कर सके, सस्टेनेबली इस रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और आने वाले जनरेशन के लिए ओवर एक्सप्लॉइट ना करके रिसोर्सेज उतना ही यूज़ करे जितना हमारा नीड है, जितनी हमारी नीड है, उस चीज़ पे इस पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी तक अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का हो गया, अर्बन का हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास इस तरीके से कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन मैटर्स के लिए हमारे पास एग्रीमेंट्स नहीं हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनजीओ, जो दिल्ली की एनजीओ है, उन्होंने भी इस चीज़ पे वॉइस रेज किया था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भैया कम्युनिटी लीडरशिप की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ऑल द देखिए कम्युनिटी लीडरशिप के लिए ना यहाँ पे जो कॉमन मैनर है इस पे लीड कौन करेगा, किसके पास अथॉरिटी होगी। तो यहाँ पे ना एलिनोर ऑस्ट्रॉन करके एक नोबलिस्ट है। ठीक है, ये 2009 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था। किस बेस पे? इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, गवर्निंग द कॉमन, द एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द कलेक्टिव एक्शन करके एक बुक पब्लिश करा था, जिसमें इन्होंने कॉमन मैटर के बारे में बताया था कि कॉमन मैटर, जो कॉमनली रिसोर्सेज अवेलेबल है इस पूरे अर्थ प्लैनेट में, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको अगर प्रिजर्व गवर्नेंस करेगी, यानी गवर्नमेंट करेगी, तो वो ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सही तरीके से कर पाएगी। इसी पे ही इन्होंने एक बुक लिखी थी जिन्हें इन्हें नोबेल भी दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ अलग अलग डिफरेंट लेवल की कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके साथ गवर्नमेंट का मिल के काम करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इसी तरीके से मिलता जुलता हमने एक काम कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, वो है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, देखिए 2006 में ये एक्ट आया था, और ये किस चीज़ के लिए था? जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं जितने भी, जैसे आपको पता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, आज भी मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में ही रहती हैं। ठीक है, उसमें उनकी फैमिली भी रहती हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनके राइट्स उस फॉरेस्ट एरिया पे पूरा होता है, उनका खुद का पूरा परिवार, उनके पूरे एंसेस्टर्स वहाँ रहे होते हैं, तो उनका राइट है, और उनको प्रिजर्व करना किसका काम है? यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे राइटर इस कम्युनिटी के साथ साथ एक कॉमन मैन के लिए भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओनरशिप, ये दोनों को राइट्स कौन प्रदान करता है? फॉरेस्ट राइट 2006 के अंडर में दिया जाता है। ठीक है, इसमें मेजरली क्या किया गया था? देखिए इसमें ये क्या था कि भैया फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, इस स्टेट में पहले सर्वे होता है कि भैया फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे पास, और उस पर डिपेंड होने वाले ट्राइबल्स कितने हैं। ठीक है, उन्हें फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर कि हमें इस पूरे, मान लीजिए यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन है, इस 100 एकड़ में हमने माना फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर गवर्नमेंट ने 80% एरिया को डाल दिया और 20% कॉमन पीपल के लिए। तो इस 80% के अंडर में जो है कोई भी, हर कोई जाके अपना काम, अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट राइट का काम करता है, और ये दो लोगों के लिए, इंडिविजुअल भी और कम्युनिटी ओनरशिप दोनों के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल
हो या कम्युनिटी हो, इन्हें प्रूव करना होगा कि ये इसी फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और तो अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में इन्होंने बताया है कि अगर आप बात करोगे 1/4 ऑफ द इंडिया का जो लैंड मास है ना, पूरा ओवरऑल लैंड एरिया, वो 205 मिलियन एकड़ ऐसा है जो सबका कॉमन है, सभी लोगों का, आपका, मेरा, हमारा, हमारे एंसेस्टर्स का, आने वाले फ्यूचर जनरेशन का, सबका कॉमन है। और ऐसे ही जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट, पैस्चर, वाटर बॉडीज एंड नियरली 350 मिलियन रूरल पीपल डिपेंडेंट है इन सारे लाइवलीहुड्स पे, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमिकली जनरेशन देखें तो इस कॉमन एरिया से हम हर साल 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है इकोनॉमिकल सर्विसेज से जो है गेन करते हैं या कर सकते हैं, जनरेट करते हैं या कर भी सकते हैं आगे और, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है मनरेगा हो गया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रीन क्रेडिट कार्ड हो गया, इन जैसे पॉलिसी से, स्कीम से हम जो है इनको और प्रिजर्व कर सकते हैं। इन पे और सेंटर को बिल लाने की ज़रूरत है, लाइक काइंड ऑफ अ मॉडल कॉमन बिल्स, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट काम करेगी तो ये बहुत अच्छा होगा आने वाले जनरेशन के लिए भी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। एक बार आप फॉरेस्ट एक्ट 2006 को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये तो यागी वाला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, किस तरीके से है। और आप एक बार इसका मेंस क्वेश्चन GS1 में देखना और GS3 में देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो है ये यागी जो है यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशियंस में आए हैं। और आपको बताइए इसमें क्या होता है, बेसिक सिंपल फिनोमेना बोलूँ तो आपको जैसे इस तरीके से जाता है ये, है ना। यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर। हाई प्रेशर यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर गर्म होती है, और एयर गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ऊपर उठ के वो शिफ्ट होती है कोल्ड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होता रहता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है क्राइटेरिया बटा हुआ है, कैटेगरी 1 से 5 के बीच में बढ़ते हैं। और ये किस बेसिस पे बढ़ते हैं, विंड के वेलोसिटी के बेसिस पे। मैंने कहा ना ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, ये किस स्पीड पे जाएगा ये विंड पे डिपेंड करेगा। तो 119 से 153 के किलोमीटर के विंड अगर है तो वो कैटेगरी 1 में आती है। अगर वो 250 किलोमीटर है ना पर आवर, 250 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो कैटेगरी 5 में आती हैं। और इस बीच में वो कैटेगरी 2 और 3 के अंडर में आएगी। तो आप ये याद रखना, क्योंकि ऐसा डायमेंशन अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा। यूपीएससी ने ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉज पूछे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो कोडिंग होती है वो पूछी जा चुकी है, किस किस एरिया में होता है वो पूछा जा चुका है। अब स्पीड पे भी पूछ सकती है ना। तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और यागी जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा, पामेला, रमासुन और राई के बाद यागी जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आया है अभी तक का, ठीक है। और ये है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में एक बुक भी है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार थ्योरी इसका रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं, फूड वर्सेस का। देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है जिसको हम बोलते हैं डैप यानी डाई अमोनिया फास्फेट, और ये मेनली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज़ होता है एज अ बैटरी चार्जर, बैटरी जो चार्जर होता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है कि अब, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, अभी तो अगर आप प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो जो LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं वो ओवरऑल ग्लोबली जो है डिमांड बढ़ गई है 40%, जबकि पहले 6% के आसपास ही थी आज से 4 साल पहले। अब धीरे धीरे इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले जो है बैटरी में हम जो है यानी NMC निकल मैग्नीज और NCA कोबाल्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते थे, NMC और NCA यूज़ करते थे बैटरीज। लेकिन अब जो है LFP यानी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरीज यूज़ होने लगी, जिसमें फास्फेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो भैया हम अपने एग्रीकल्चर में फास्फेट का यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, क्योंकि यूरिया के बाद 35% हम यूरिया यूज़ करते हैं, 35 से 36%। उसके बाद 10 से 11% मिलियन टन जो है एनुअली हम डैफ डाई अमोनिया फास्फेट जो है जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करते हैं। और ये कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, रशिया, अदर कंट्री से हम डिपेंड है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप बात करोगे, और आपको पता है चाइना जो बैटरीज बनाने में है 3rd नंबर पे है,
ठीक है, लार्जेस्ट है। इससे पहले आपका मोरक्को और रशिया है। धीरे धीरे इन सारे कंट्रीज़ में बना रहे हैं, और आपको पता है 2030 तक पूरे ग्लोब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो सोचिए, जहां आज 40% डिमांड है इसकी, आने वाले टाइम पे तो 60 से 80% डिमांड हो जाएगी। तो सीधा एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पास, है ना। ऑल्दो अभी भी हमें इसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास चाइना ने भी अभी रिसेंटली जो है ये LF बैटरी पे थोड़ा सा जो है प्रोडक्शंस पे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया को क्या करना है, जो यूरिया है, यूरिया या फिर जो भी फर्टिलाइजर इंडिया यूज़ कर रहा है उसमें वो कंपनसेट कर रहा है। दैट मीन्स वो मिक्स कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, यानी जो फास्फेट जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह और दूसरे जो फर्टिलाइजर हैं उसके रेशियो को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जबकि फास्फेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो प्लांट की जो रूट होती है ना उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ये फॉस्फेट ही काम आता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है तो इंडिया के लिए ये। ठीक है, ओवरऑल इसके अंदर ये डेटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे पास ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और इसके अलावा एक बेसिक आप ये चीज़ देख लीजिए कि डाई अमोनिया फॉस्फेट का सबसे ज़्यादा इंपोर्टर ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन है? चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, रशिया है। और फॉस्फेट माइन प्रोड्यूसर कौन कौन है पूरे वर्ल्ड में? वो है चाइना, मोरक्को, US, रशिया। इसमें आ सकता है कि इंडिया भी है क्या? इंडिया नहीं है, इंडिया बहुत पीछे है इसमें, दूर दूर तक भी नहीं है इंडिया अभी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए, ये NCERT का है। एक बार आपको पता, फर्टिलाइज़र और मेन्योर दो तरह की चीज़ें होती हैं जो एज अ न्यूट्रिएंट का काम करती हैं। आप इसको मेन्योर को एक बार रीड कर लीजिए। मैं फर्टिलाइज़र पे एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। फर्टिलाइज़र जो होता है, देखिए ये इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। मेनली ये फर्टिलाइज़र सिंगल सोर्स भी होते हैं, डबल भी होते हैं, सोलो भी होता है और मिक्स कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्यों होता है? क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत है इसमें, और कैरी बहुत ईजिली किया जाता है, अप्लाई भी बहुत ईजी है, लो कॉस्ट है मेनली। लेकिन इसके जो नेगेटिव है वो ये है कि लीचेज होती हैं, हार्मफुल है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होती है, और स्टोर बहुत केयरफुली करना होता है इसको। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर में सोल्ट फर्टिलाइजर भी है। सोलो दैट मीन्स जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, वो सोल फर्टिलाइजर है। दूसरी बात, एक आता है नाइट्रोजियनस फर्टिलाइजर, जिसके अंदर कुछ नाइट्रोजन मिले हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है। अब आता है फास्फोरस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। वो कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपका फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर आर सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या डिकैल्शियम फॉस्फेट भी होते हैं। पोटेशिक फर्टिलाइजर भी होता है मेनली, जैसे कि पोटैश, न्यूट्रिएंट ऑफ पोटैश, या फिर पोटेशियम सल्फेट भी होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन हम जो है डैफ यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेनली जो है मिक्स्ड फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें रेशियो के हिसाब से यूज़ होता है, जैसे इंडिया यूज़ करता है NPK, नाइट्रोजन फास्फोट, है ना। ये NPK जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अब ये देखिए दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि इन फर्टिलाइज़र में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है कैलेट्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिसको EDTA, DTPA, HEDTA, ये सब जो है कंपाउंड हैं जो कि न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिलते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि जिंक, सल्फेट, कॉपर, फेरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कहाँ होती हैं? आपके फर्टिलाइज़र में अवेलेबल होती है। तो ये बेसिक है एक बार फर्टिलाइज़र के बारे में। ठीक है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। इसके अलावा इसके अलावा जो हमारे इंडिया में फर्टिलाइज़र यूज़ होता है NPK के रेशो में यूज़ होता है। आप प्लीज़ एक बार रेशो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे, है ना। और ये नाइट्रोजन जो मेनली काम आता है ग्रीन अप फॉर प्लांट्स के लिए होता है। फास्फोरस मेनली रीचेस डाउन टू रूट्स एंड हेल्प्स प्रोड्यूस ब्लूम्स के लिए। और पोटेशियम आपका ऑल राउंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो थैंक यू।